Assalamu alaikum class. FSC second year. Yesterday we have studied the topic replication of DNA. Today our lecture is about what is a gene. So first of all, there are two scientists, Garrett and Bateson. They both concluded in 1902 that there are certain diseases among their patients. They were more dominant in particular group of families. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने वो बेसिकली कुछ डिजीज़ जो थी उनको स्टडी कर रहे थे डिफरेंट पेशेंट्स में, तो उन्होंने देखा कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं इन पर्टिकुलर फैमिलीज़ में। और जब एग्ज़ामिन किया गया इन फैमिलीज़ को, ठीक है, तो गैरेट ने नोटिस किया कि जो डिजीज़ हैं दे बिहेव लाइक they were the products of simple recessive alleles. So at the end he concluded that these all disorders, they were Mendelian traits and they had resulted from change in the hereditary information in an ancestor of the affected families. यानी कि जो डिसऑर्डर्स हैं ये जो भी उसने नोटिस की जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी इन देयर पेशेंट्स, उनके वो क्या थी, वो मेंडेलियन ट्रेट्स थी। और वो कैसे आई कि जो भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है एक किसी भी इंसेस्टर में, किसी भी इफ़ेक्टेड फैमिली के इंसेस्टर में, उस हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में जो चेंज आता है उसके चेंज के रिज़ल्ट में जो है हमारे पास ये डिसऑर्डर्स जो उसके अंदर मौजूद थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैरेट ने इन डिसऑर्डर्स को जो उसने नोटिस किया, उसने इन्वेस्टिगेट किया इसको, और इसमें हमारे पास इसकी एक ऑब्जर्वेशन है, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन है एल्केप्टोनूरिया। अब ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसमें होता ये है कि जो पेशेंट्स हैं दे प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन होमोजेनिस्टिक एसिड। ये बेसिकली एक इंजाइम है, ठीक है, और ये एसिड क्या करता है, ये जो हमारे पास होमोजेनिस्टिक एसिड इंजाइम है ये बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करता है रैपिडली, और जब भी इसका एक्सपोजर होता है टू एयर और एज अ रिज़ल्ट जो यूरिन है उसको टर्न कर देता है इनटू ब्लैक कलर, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जो इंजाइम है होमोजेनिस्टिक एसिड, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स दैट आर इफ़ेक्टेड बाय एल्केप्टोनूरिया डिजीज़ और एल्केप्टोनूरिया डिसऑर्डर, उन पेशेंट्स में ये जो हमारे पास पर्टिकुलर जो इसकी ब्रेकडाउन का मैकेनिज़्म है वो नहीं होता, वो मिसिंग होता है। तो ये तमाम जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी उसके रिज़ल्ट में गैरेट ने ये कंक्लूड किया कि जो पेशेंट्स हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम एल्केप्टोनूरिया, उनमें जो इंजाइम है जो कि इम्पोर्टेंट है टू कैटलाइज दिस ब्रेकडाउन, वो उसमें प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो वो जो इंजाइम है दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड that was missing in those patients that are suffering from alkaptonuria. So he concluded that there are many other inherited diseases, they might show or they might reflect some enzyme deficiencies, ठीक है। तो गैरेट की फाइंडिंग से जो हमारे पास कंक्लूजन आया वो ये आया कि कोई भी पर्टिकुलर इंजाइम है, अब जैसे कि एल्केप्टोनूरिया जो डिज़ीज़ थी, जो डिसऑर्डर थी, उसमें हमने देखा कि एक इंजाइम है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कि बेसिकली जो हमारे यूरिन में होमोजेनिस्टिक एसिड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यूरिन को ब्लैक कलर में उसको टर्न कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो ईज़िली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जो इंजाइम्स होते हैं आपको क्लियरली पता है कि इंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन जो है वो कहाँ से बनती है, आरएनए से, और आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो इनकोडेड होती है वो प्रेजेंट होती है विद इन डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम्स, और वो आगे रिस्पॉन्सिबल होती है टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर इंजाइम।
अभी जो पॉइंट था ये इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं था अनटिल द एक्सपेरिमेंट that was performed by George Beadle and Edward Tatum in 1941. They both provided the definite evidences on this point. तो बीडल एंड टैटम ने जो एक क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशंस जो हैं वो क्रिएट की, और फिर उन म्यूटेशंस यानी कि म्यूटेशंस मींस कि अगर हम किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आते हैं, अब म्यूटेशन जो है वो थ्रू केमिकल्स भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, थ्रू रेडिएशंस भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो उसने क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन जो हैं वो क्रिएट की, और फिर उन म्यूटेशंस के इफ़ेक्ट को स्टडी किया उन ऑर्गेनिजम्स पे, जिन ऑर्गेनिजम्स में वो म्यूटेशंस क्रिएट की गई थी, वो फिर उनका इफ़ेक्ट देखा गया। तो बीडल एंड टैटम का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने उसके लिए यूज़ किया न्यूरोस्पोरा, जो हमारे पास स्पीशी है, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके जो स्पोर्स थे, सबसे पहले उसको एक्सपोजर दिया गया विद एक्स रेज। अगेन मैंने आपको बताया कि जो रेडिएशंस होती हैं दे आर यूज टू क्रिएट म्यूटेशंस। तो एक्स रेज जो है इनको एक्सपोजर किया गया टूवर्ड्स न्यूरोस्पोरा स्पोर्स, और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो डीएनए है इन स्पोर्स, कुछ जो स्पोर्स थे उनमें जो डीएनए था वो डैमेज हो गया। ठीक है, अब वो डीएनए कौन सा था, वो वाला पोर्शन था डीएनए का जो डैमेज हुआ, जो कि रिस्पॉन्सिबल था टू मेक कंपाउंड्स दैट आर इम्पोर्टेंट और दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। DNA changes of this kind they are called mutations, and the organisms that have undergone such changes they are called mutants. तो ये सारा जो एक चेंज आ रहा है डीएनए के स्ट्रक्चर में दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन, और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये चेंज आ रहा है दे आर कॉल्ड एज म्यूटेंट्स। तो इनिशियली क्या हुआ, दे अलाउड द प्रोजेनी ऑफ इरेडिएटेड स्पोर्स टू ग्रो इन अ डिफाइंड मीडियम कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स necessary for growth, so that any growth deficient mutants resulting from the irradiations would be kept alive. तो इनिशियली ये जो स्पोर्स थे जिनको एक्सपोज किया गया विद एक्स रेज, और एज अ रिज़ल्ट उनका जो कुछ रीजन है वो डीएनए का जो रीजन था वो डैमेज हो गया था। ठीक है, उसको उन्होंने ग्रो किया ऑन अ पर्टिकुलर मीडियम दैट कंटेनिंग ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, ताकि, और ये स्टेप क्यों लिया, ताकि कोई भी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिएशन वुड बी केप्ट अलाइव। यानी कि ये बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एनालाइज करना, इसका मकसद जो था ये एनालाइज करना था कि जो भी हमारे पास इरेडिएटेड स्पोर्स हैं, ठीक है, तो जो भी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिएशंस, वो उनको जो है वो अलाइव रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई, अब देखें कि हमने ऊपर ये पढ़ा है कि जब एक्सरे के साथ एक्सपोजर किया गया न्यूरोस्पोरा स्पोर्स का, तो उसमें जो डीएनए का वो रीजन डैमेज हो गया दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मैनी कंपाउंड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास पूरी एक प्रोजेनी है उसमें कुछ इरेडिएटेड स्पोर्स ऐसे हैं जिनमें जो ग्रोथ डेफिशिएंट हैं, म्यूटेंट्स हैं, तो उनको जो है डिफ़ाइन एक प्रॉपर मीडियम में ग्रो किया गया ताकि उसको अलाइव रख सके। अगर उसको डिफ़ाइन ग्रोथ मीडियम में उसको ग्रो नहीं करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट उसको अलाइव रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा गया टू डिटर्मिन वेदर एनी ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द इरेडिएटेड स्पोर्स दे हैड म्यूटेशंस काजिंग मेटाबॉलिक डिफिशिएंसीज। अब बीडल एंड टैटम ने प्लेस, अब इसका जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था कि उन्होंने फंगल जो सेल्स हैं, इंडिविजुअल फंगल सेल्स, उनकी सब कल्चरिंग की। ठीक है, और वो जो सब कल्चर्स थे, जो आगे फर्दर जो ग्रोथ सेल्स थे, उनको मिनिमल मीडियम मीन्स द मीडियम दैट कंटेनिंग ओनली शुगर, अमोनियम साल्ट एंड फ्यू विटामिन्स एंड वाटर, उनमें उसको ग्रो किया और प्लेस किया। अब वो सेल्स दैट हैड लॉस्ट द एबिलिटी टू मेक अदर कंपाउंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ वुड नॉट सर्वाइव ऑन सच अ मीडियम। Using this approach, Beadle and Tatum succeeded in identifying and isolating many growth deficient mutants. अब क्या किया कि उन्होंने एक मिनिमल मीडियम यूज़ किया। मिनिमल मीडियम में
यू नो सम इम्पोर्टेंट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक शुगर, लाइक सॉल्ट, लाइक विटामिन्स, लाइक वाटर एंड अमोनिया जो है वो प्रेजेंट था। अब उसमें जब इरेडिएटेड जो स्पोर्स थे उनको जब ग्रो किया गया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वो जो सेल्स थे, ऐसे सेल्स जिनमें वो जो डीएनए डैमेज हो चुका था और उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होनी थी दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वो उस मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, और इस अप्रोच को यूज़ करते हुए बीडल एंड टैटम ने बहुत सक्सेसफुली उन तमाम ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स को जो है वो आइसोलेट किया एंड आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, जो रिसर्चर्स थे अगेन उन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट को उसको फर्दर कैरी आउट किया। उसमें डिफरेंट जो मिनिमल मीडियम था दैट कंसिस्टिंग ओनली सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, उनमें वेरियस केमिकल्स ऐड किए और ऐड करने का पर्पस ये था कि टू फाइंड गिवन म्यूटेंट स्ट्रेन टू ग्रो। अभी जो प्रोसीजर है इट अलाउड देम टू पिन पॉइंट द नेचर ऑफ द बायोकेमिकल डेफिशिएंसी। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जो है हमारे पास म्यूटेंट, कौन सा हमारे पास जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट क्या है, म्यूटेंट जिसमें म्यूटेशन काज हो गई है। म्यूटेशन कैसे काज हुई है, एक्स रेज से। तो जो म्यूटेंट है ग्रोथ डेफिशिएंट, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड मिसिंग है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो अगर वो ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट जो है, अब उसमें ये देखना कि किस टाइप की डेफिशिएंसी है, किस टाइप, उसकी नेचर क्या है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट था पिन पॉइंट करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक आर्जिनिन, एक हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है अमाइनो एसिड है, इसको जब उसके अंदर ऐड किया गया तो जो परमिटेड सेवरल म्यूटेंट स्ट्रेन डब्ड ARG म्यूटेंट्स टू ग्रो, तो वो म्यूटेंट्स जो है वो इजीली ग्रो कर गए। ठीक है, जिनको आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड जिनके लिए रिक्वायरमेंट था, और उनको जो है ARG म्यूटेंट्स का नाम दिया गया। When their chromosomal position were located, the ARG mutation were found to cluster in these areas. तो जब उनका क्रोमोसोम को स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो एरिया था म्यूटेशन का उसमें ARG म्यूटेशन हुई हुई थी, यानी कि आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है वहाँ पर चेंज आया हुआ था, वहाँ पर म्यूटेशन प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब अगर म्यूटेशन प्रेजेंट थी तो वो आर्जिनिन अमाइनो एसिड वो नहीं बना रहा था। तो अगर आप उसको आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो है उसको ऐड करोगे मिनिमल मीडियम में, तो वो उसमें, क्योंकि वो मिनिमल मीडियम में आर्जिनिन ऐड हो गया है, तो वो इजीली उसको यूज़ कर लेगा फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ पर्पस। तो वो इजीली जो है उसके अंदर ग्रो कर लेगा। तो आप इस तरह से पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये ग्रोथ डेफिशिएंट जो म्यूटेंट था ये आर्जिनिन की प्रेजेंस में इसने ग्रो किया। इट्स मीन के जो म्यूटेशन थी वो ARG म्यूटेशंस थी। ठीक है, इन एरियाज़ पे। अब ज़रा हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा स्पीशी, इसको हमने मिनिमल मीडियम दैट कंसिस्ट ऑफ शुगर, साल्ट, अमोनिया एंड वाटर, उस पर हमने इस वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा को ग्रो किया है। ठीक है, उसके जब स्पोर्स ग्रो कर गए हैं तो उन सेक्शुअल स्पोर्स को हमने एक्सपोज किया है बाय एक्स रेज ऑफ अल्ट्रा, यानी कि UV लाइट, उसके एक्स रेज जो है उसको एक्सपोज किया है। उसके बाद हमने उसको ग्रो किया ऑन अ कंप्लीट मीडियम ताकि आपके पास जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो अलाइव रह सकें। देन उसकी म्योसिस हुई है, म्योसिस के रिज़ल्ट में आपके पास प्रोडक्ट्स आई हैं। आप उसमें से जो है सिलेक्ट वन ऑफ द स्पोर्स, एक स्पोर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उस स्पोर को आप कंप्लीट मीडियम में आपने ग्रो किया और दूसरी जगह पर आपने टेस्ट किया ऑन मिनिमल मीडियम टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो है डिफरेंट मिनिमल जो मीडियम था आपके पास, उसके अंदर आप एक एक करके सप्लीमेंट्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले वाले में पायरोडॉक्सिन है, दूसरे में चोलिन है, देन कोलिन है, देन न्यूक्लिक एसिड, देन आर्जिनिन, देन राइबोफ्लेविन, मिनिमल कंट्रोल, यानी कि ये सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आप साथ साथ मिनिमल मीडियम में आप डालते जाएंगे। ठीक है, और चेक करते जाएंगे कि जो मिनिमल मीडियम दैट इज़ सप्लीमेंटेड विद दी स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, उसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सा म्यूटेंट जो है वो अलाइव रह रहा है। जैसे कि यहाँ पर आर्जिनिन की एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा म्यूटेंट है जिसके जो DNA में वो एरिया, ठीक है,
जो कि प्रोड्यूस करता था राइबोफ्लेविन अमाइनो एसिड, वहाँ पर म्यूटेशन काज हो गई है। इट्स मीन के राइबोफ्लेविन उसको नहीं जो है वो उसको नहीं मिल रहा है और उसके रिजल्ट में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, अब प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, उसको राइबोफ्लेविन अमाइनो एसिड चाहिए होगा। तो अगर आप उस इरेडिएटेड स्पोर को मिनिमल मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और साथ राइबोफ्लेविन जो है अमाइनो एसिड भी ऐड कर रहे हैं, तो वो इजीली वहाँ पर ग्रो कर लेगा। क्योंकि जिसकी उसको डेफिशिएंसी थी जिस अमाइनो एसिड की, अगर आपने वो प्रोवाइड कर दी है इन